हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। कल आपको चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5 मिल गई होंगी क्लासेस, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है। आज हम लोग चैप्टर नंबर जो है 6 डिस्कस करने वाले हैं। इसकी पूरी मैंने प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप लोग जा करके देख सकते हैं जो भी क्लासेस आपने नहीं देखी है। साथ ही साथ आपको जो 5 बजे की क्लास मिलती है सोशल साइंस की, उसमें हम लोग एनसीईआरटी सीरीज डिस्कस कर रहे हैं, तो उसकी भी मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, आप लोग वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो क्लास है आपको डेली 2 बजे मिलती है, तो उसको जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही जो 5 बजे क्लास मिलती है उसको भी आप लोग ज्वाइन करिएगा, उसमें हम लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं। जब आप 5 बजे एंड 2 बजे वाली क्लास दोनों ज्वाइन करेंगे तभी जाके आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो पाएगा। तो आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर है 6, पृथ्वी और ग्लोब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से समझिएगा। इसमें जो स्टार्टिंग में बात कही गई है, क्योंकि आप में यानी जीके जीएस में जो ज्योग्राफी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, बाकी मॉडल हिस्ट्री से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये जो मतलब टॉपिक है यानी जो इस सब्जेक्ट हैं इसको बहुत अच्छे से आपको समझनी होंगी। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर आज का जो है पृथ्वी और ग्लोब। देखिए इसमें कहानी दी गई है, तो कहानी हम लोगों को पढ़नी नहीं है, यानी कि जो पूछा जाएगा इंपॉर्टेंट क्या है वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्टिंग में कहानी दी गई, क्योंकि बच्चों को समझाने के लिए कहानी के तौर पे ये बुकें जो है वो प्रिंट होती हैं। तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। चांद पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे। यानी जो चांद पर पहुंचे थे सबसे पहले कौन से व्यक्ति थे? अमेरिका के रहने वाले थे, नील आर्मस्ट्रांग थे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि चांद पर सबसे पहले पहुंचने वाले व्यक्ति थे। उन्हें चांद चांद से पृथ्वी ठीक वैसी ही वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसे पृथ्वी से चांद, यानी कि उनको जो चांद से पृथ्वी दिखती थी वो ठीक वैसी ही दिख रही थी जैसे उन्हें चांद पृथ्वी से चांद दिखता है। पृथ्वी भी वहां के चांद की तरह ही आकाश में टंगी गोल गेंद की तरह दिखाई देती है। फर्क सिर्फ इतना है कि पृथ्वी वहां से जो है नीली दिखाई देती है। तो पृथ्वी नीली क्यों दिखाई देती है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% जो है वो पानी ही है, तो यानी ज्यादा भाग पर पानी है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब जो पृथ्वी का मॉडल है यानी जो ग्लोब है उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो यानी जो ग्लोब है इसके बारे में जो बात कही गई है, यानी विशाल हाथी के यहाँ से आएगा नहीं, एक सब जो है कहानी के बारे में दिया गया है, यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। इसमें बात कही गई जो ग्लोब होता है वो गोल है, ठीक है, जो मानव द्वारा बनाया गया पृथ्वी का छोटा मॉडल है। यानी जो ग्लोब होता है वो मानव के द्वारा बनाया गया पृथ्वी के जैसा ही छोटा सा मॉडल है, जबकि मानचित्र जो है चौसर चपेट सतह पर बना होता है। जो चौसर चपेट सतह होती है उस पर बना होता है मानचित्र, परंतु दोनों में जल एवं थल भाग के हिस्से को विशेष रंगों से दिखाया जाता है। यानी जो दोनों जो ग्लोब है और जो मानचित्र है उसमें क्या किया जाता है, जल और थल, यानी जल कितनी मात्रा पे और जो है जो इस स्थल का भाग होता है वो कितनी मात्रा पे उसको रंग विशेष रंगों से दिखाया गया है। अब उन्होंने संसार का मानचित्र दिखाकर बताया कि जमीन के बड़े बड़े हिस्से जो महासागरों से घिरे हुए हैं वे महादेश हैं, ठीक है, इन्हें स्थल भाग कहा जाता है। यानी जो भाग होते हैं वो बड़े बड़े महासागरों से घिरे हुए हैं उसको क्या कहते हैं, महादेव। और साथ ही में स्थल का भाग है, स्थल पर ही लोग जो स्थल है ये आप लोग देख सकते हैं, पहले इसको देख लीजिए। इसमें जो खींची है पूरी एक लाइन, ये भूमध्य सागर भूमध्य रेखा है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर है, ये दक्षिण अटलांटिक महासागर है, ठीक है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर है, आपका एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका है, हिंद महासागर है, उत्तरी प्रशांत महासागर, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये सारे जो हैं देश जल स्थल और जल एवं स्थल का विवरण दिखाया गया है इस मानचित्र में। आगे बात करते हैं। इसी पर गांव, शहर, नदी, नाले इत्यादि महादेशों की कुल संख्या 7 है। तो ये जो वो है महादेश यानी महासागर जो है इनकी कितनी संख्या है, 7 है। अब महादेश और महासागर के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो है एशिया है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अटलांटिक है, ठीक है। महासागर जो है आपके हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। जो महादेश हैं
वो 7 हैं और महासागर जो है वो आपका 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 है। महासागरों की कुल संख्या जो है 4 है। ये बहुत गहरे होते हैं, ठीक है, ये जो मतलब महासागर होते हैं बहुत ही ज़्यादा गहरे होते हैं। इनकी औसत गहराई लगभग 4 किलोमीटर तक होती है। यदि हमें एक महादेश से दूसरे महादेश तक पानी के जहाज से महासागर पार करके जाना हो तो कई सप्ताह लग जाएंगे। सफर के दौरान कई दिनों तक चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी दिखाई पड़ता है। सभी महासागर आपस में जुड़े हुए हैं। अटलांटिक जो है मतलब आर्कटिक महासागर को उत्तरी एवं दक्षिणी हिंद महासागर भी कहते हैं। यानी जो आर्कटिक महासागर है और उत्तरी एवं दक्षिणी जो हिम है उसको क्या कहते हैं, उसको हिम महासागर भी कहते हैं, क्योंकि अत्यधिक ठंड के कारण यहाँ बर्फ जमी रहती है। क्योंकि वहाँ पे अत्यधिक जो ठंडी पड़ती है इसी की वजह से उस वहाँ पे बर्फ जमी रहती है, इसलिए हिम सागर भी इसको कहा जाता है। अब हम लोग चलते हैं अक्षांश एवं देशांतर। यानी अक्षांश जो रेखाएं होती हैं और जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश रेखाओं के बारे में। देखिए इसमें जो अक्षांश रेखा है बात कही गई है, किसी भी गोले को यदि 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो गोल का जो आधा भाग है वो गोलार्ध कहलाएगा। जैसे कि तरबूज है, इसको आधा काट दिया गया तो ये जो आधा भाग है इसको क्या कहा जाएगा, गोलार्ध कहा जाएगा। उदाहरण के लिए तुम एक तरबूज को 2 बराबर हिस्सों में बांट सकते हो, ठीक है, ये बात हो गई। इसी प्रकार पृथ्वी को भी उत्तरी एवं दक्षिणी 2 भागों में बांटने वाली जो रेखा है या व्रत है भूमध्य रेखा मतलब रेखीय व्रत होती है। तो ये जो अभी मैंने आपको मानचित्र में दिखाया था कि जो बीच से वो काटती, तो मतलब जो रेखा मैंने बताई थी वो कौन सी थी, भूमध्य रेखा ही है जो पृथ्वी को 2 बराबर मतलब भागों में काटती है। भूमध्य रेखीय व्रत को ही भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा भी कहा जाता है। तो इसी को भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा या फिर भूमध्य रेखीय व्रत भी कहा जाता है। यह सबसे बड़ा व्रत होता है। इस रेखा से उत्तर का भाग उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिण का भाग दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। यानी क्योंकि बीच से 2 भागों में बांट देता है तो जो उत्तर का पार्ट होता है उसको उत्तरी गोलार्ध और जो दक्षिण का भाग होता है उसको दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। भूमध्य रेखीय व्रत एवं किसी स्थान के बीच जो कोण बनाता है उसे उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है तथा वहां से पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई रेखाएं अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। यानी पूरब से जो पश्चिम की ओर रेखाएं खींची जा रही होती हैं ऐसे करके पूरब से पश्चिम की ओर, यानी कि ऐसे ऐसे जाएंगी, तो इसी को कहते हैं अक्षांश रेखाएं। आगे चलते हैं। भूमध्य रेखीय व्रत या भूमध्य रेखा पृथ्वी का 0 अक्षांश है क्योंकि यह पृथ्वी के मध्य में है। यानी जो भूमध्य रेखा होती है यह पृथ्वी का 0 अक्षांश है क्योंकि यह जो पृथ्वी के मध्य भाग में होता है और इसी 0 अक्षांश से ही अन्य अक्षांशों की गणना की जाती है। विषुवत रेखा के उत्तर 90 अंश एवं दक्षिण के 90 अंश होते हैं। 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा एवं 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो उत्तरी अक्षांश रेखा है उसको मकर रेखा यानी कर्क रेखा कहते हैं और जो दक्षिणी अक्षांश है उसको मकर रेखा कहा जाता है। ये जो मतलब कर्क रेखा बनी हुई है इसको कहेंगे उत्तरी अक्षांश और ये जो मकर रेखा इसको कहेंगे दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। भूमध्य रेखीय व्रत के उत्तर की ओर तथा दक्षिण की ओर जाने पर यह व्रत क्रमशः छोटा हो जाता है। 90 अक्षांश उत्तरी तथा 90 अक्षांश दक्षिणी अक्षांश को क्रमशः उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव भी कहते हैं क्योंकि उत्तरी ध्रुव ये आपका हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव। यहाँ पे 6 महीने रात होगी तो यहाँ पे 6 महीने दिन होगा। अगर यहाँ पे 6 महीने दिन हो रहा तो यहाँ पे 6 महीने रात होती है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव पे, क्योंकि यहाँ पे 6 महीने की रातें और दिन पाए जाते हैं। आगे चलते हैं। इसमें जो बात कही गई है ये रेखाएं जो है पूर्व से पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं। यानी जो रेखाएं खींची जाती हैं कैसे, पश्चिम दिशा में विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती हैं, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। ये जो रेखाएं खींची हुई हैं इसको कहते हैं अक्षांश रेखाएं
और ये जो रेखाएं खींच दी जाती हैं इसको कहते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। दो अक्षांशों के बीच दूरी समान होती है, यानी जो दूरियां होती हैं वो बराबर होती हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर वृत्त छोटे हो जाते हैं, अंततः ध्रुव एक बिंदु के रूप में रह जाता है। यानी विषुवत वृत्त जो होता है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर जो वृत्त होता है वो छोटा हो जाता है, जो अंततः ध्रुवों के बिंदु के जो बीच मतलब बिंदु के जो रूप हैं वो रह जाते हैं। आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं देशांतर रेखाएं, यानी अक्षांश रेखाएं हम लोगों ने देख लिया। अब जो आता है अगला टॉपिक वो देशांतर रेखाएं। देशांतर रेखाएं आपकी ऐसे मतलब कटी हुई होती हैं, ऐसे ऐसे, और जो अक्षांश रेखाएं होती है वो पड़ी हुई होती है, ये खड़ी हुई रेखाएं होती हैं। तो ये जो डिफरेंस है वो ध्यान रखिएगा। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई रेखाएं खींची गई हैं, यानी जो उत्तरी ध्रुव को भी जोड़ेंगी और दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुव को कैसे रेखाएं जोड़ेंगी? जब सीधी खड़ी रेखाएं होंगी तभी तो जाके उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ पाएंगी। ठीक है, ये सभी लंबवत रेखाएं देशांतर रेखाएं। किसी भी स्थान की सही स्थिति और समय का पता लगाने के लिए इन रेखाओं का सहारा लेना पड़ता है, यानी कि जो समय मतलब निर्धारित होता है, यानी जो समय का पता चलता है वो देशांतर रेखाओं के ही मदद से हो पाता है। आगे चलते हैं। पृथ्वी का आकार गोल है और एक वृत्त के समान है। एक वृत्त में 360 अंश होते हैं। इसी आधार पर पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, क्योंकि पृथ्वी भी गोल है और जब एक वृत्त में 360 अक्षांश होते हैं तो पृथ्वी पर भी 360 देशांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं। ठीक है, इनमें दो देशांतर रेखाएं महत्वपूर्ण मानी गई हैं। ये जो है 0 अक्षांश से लेकर 180 अक्षांश देशांतर रेखाएं हैं। 0 अक्षांश देशांतर को प्रधान देशांतर रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा तथा 180 देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो 180 जो देशांतर रेखा होती है उसको क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। विपरीत भाग के अर्धवृत्त मिलकर पूर्ण वृत्त बनाती हैं, यानी जो ये रेखाएं होती है ये अर्धवृत्ताकार होती हैं और ये जब मिल जाती हैं तभी जाके पूर्ण वृत्त बनाती हैं। 0 अक्षांश और 180 अक्षांश मिलकर एक पूर्ण वृत्त बनाते हैं, क्योंकि जब ये मिल जाते हैं तभी जाके पूर्ण वृत्त जो है तैयार होता है। इनकी लंबाई समान होती है। इनकी संख्या जो है 360 होती है। विषुवत वृत्त पर इनके बीच की दूरी सबसे अधिक होती है, लेकिन जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर जाते हैं इनके बीच की दूरी जो है कम होती है, क्योंकि जब जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, इनकी जो दूरी वो कम होने लगेगी। ठीक है, ध्रुवों पर ये सभी रेखाएं मिल जाती हैं तथा एक बिंदु के समान हो जाती हैं। तो जो रेखाएं होती हैं वो क्या होता है, धीरे धीरे मिलने लगती हैं और जो एक समान बिंदुएं हो जाती हैं। पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति दर्शाने तथा समय निश्चित करने के लिए देशांतर रेखाओं का ज्ञान आवश्यक है। तो अगर आपसे पूछा जाए देशांतर मतलब समय का ज्ञान हमको कौन सी रेखाओं से होता है, तो देशांतर रेखाओं से होता है। ये ध्यान रखिएगा, अक्षांश रेखाओं से नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो डाउट है वो आप लोग क्लियर रखिएगा। आगे चलते हैं। घूमती हुई पृथ्वी को एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक पहुंचाने में 20 मिनट का समय लगता है। यानी अगर आप पृथ्वी जो घूम रही है उसको अगर एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा तक पहुंचाने में कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। विभिन्न देशांतर तथा स्थित स्थानों का समय भी अलग अलग होता है, यानी सभी जगह का जो टाइम है वो अलग अलग होता है। आगे चलते हैं। देशांतर रेखाएं तिथि निर्धारण में भी सहयोग देती हैं। 180 अंश देशांतर रेखाओं को समांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है भी कहा जाता है। तो 180 जो अंश होता है देशांतर रेखाएं, इसी को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। इस रेखा में पश्चिम जाने पर एक तिथि जो है बढ़ जाती है, यानी जो अगर आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो ये पृथ्वी है और ये पश्चिम है आपका, ये आपका पूरब है।
तो अगर आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, तो आपका एक जो है तिथि बढ़ जाती है, जबकि पूरब की ओर जाने पर एक तिथि घट जाती है। अगर आप पूरब की तरफ जा रहे हैं तो एक तिथि घट जाएगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा, अगर पूछ ले कि किस तरफ बढ़ने से एक तिथि घटती है और किस तरफ बढ़ने से एक तिथि जो है बढ़ जाती है, तो पश्चिम की तरफ जाने से जो एक तिथि बढ़ जाएगी और जब आप पूरब की तरफ जाएंगे तो एक तिथि घट जाएगी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ये सब कहानी दी गई है तो इसको हम लोग स्किप करते हैं। पृथ्वी के कटिबंध देख लेते हैं, इसके बारे में हम लोग। इसमें जो बात कही गई है, अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटते हैं। यानी जो पृथ्वी है, पृथ्वी को इन्हीं अक्षांश रेखाओं के आधार पर 3 कटिबंधों में बांटा गया है। कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। यानी जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो पृथ्वी के यहाँ पे, यानी कर्क रेखा उसमें उत्तरी ध्रुव पे है, और जो मकर रेखा वो आपके दक्षिणी ध्रुव पर रहती है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो सूर्य की किरणें इन्हीं पर बीच में पड़ रही होती है। तो ये जो कर्क रेखा है, मकर रेखा होती है, इस पे सबसे ज्यादा गर्मी पाई जाती है। आगे चलते हैं। जिसके कारण इसे उष्ण कटिबंध जो है वो कहा जाता है। यानी ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा गर्मी कर्क रेखा मकर रेखा के अक्षांशों पर पड़ रही होती है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, उष्ण कटिबंध भी कहा जाता है। यह दिन और रात की स्थितियां सालों भर होती हैं। यह सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। कर्क एवं मकर रेखा के बाद उत्तरी गोलार्ध पर, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध पर, दक्षिणी ध्रुव वृत्त के बीच वाले क्षेत्र में तापमान जो है मध्य रहता है। यहाँ जाड़े में सर्दी पड़ती है तथा गर्मी में तापमान अधिक रहता है। ठीक है, इसे समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी जो उत्तरी ध्रुव है और जो दक्षिणी ध्रुव है, वहां पे क्या होता है, जो ठंडी जब होती है तो वहां पे अच्छी खासी ठंडी हो रही होती है, और जब यहाँ पे गर्मी होती है यानी गर्म पड़ता है तो तापमान भी अधिक रहता है। तो इसी को क्या कहते हैं, समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। दिन और रात की स्थितियां होती हैं, परंतु सूर्य की किरणें जो है कभी लंबवत नहीं पड़ती हैं। यानी जो सूर्य की किरणें होती हैं वो कभी भी लंबवत नहीं पड़ती हैं, तिरछी पड़ रही होती हैं। क्योंकि क्या होता है, ये आपका उत्तरी गोलार्ध हो जाता है और ये आपका दक्षिणी गोलार्ध होता है। सूर्य यहाँ पे होता है तो सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी नहीं पड़ पाती, लंबवत मतलब लंबवत नहीं पड़ पाती, तिरछी पड़ रही होती हैं। तो इसी की वजह से जो है ये होता है। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव क्षेत्रों में सालों भर जो है ठंड पड़ती है। यानी जो उत्तरी गोलार्ध है वो जो आपका दक्षिणी गोलार्ध, वहां पे सालों भर जो है ठंडी ही होती है। इसे शीत कटिबंध कहा जाता है, क्योंकि ठंडी पड़ रही है इसी की वजह से इसे शीत कटिबंध कहा जाता है। यहाँ 6 महीने का दिन एवं 6 महीने की रात होती है। इसका मेन रीजन जो है आप लोग यहाँ से अच्छे से समझेंगे। देखिए ये उत्तरी मतलब ध्रुव है और ये आपका दक्षिणी ध्रुव पड़ जाता है। तो जो सूर्य होता है, जो सूर्य की किरणें हैं वो सीधी यहाँ पे पड़ेंगी। तो ये आपका उष्ण कटिबंधी जो होता है कर्क रेखा एंड मकर रेखा को कहा जाता है। ये यहाँ पे आपकी कर्क रेखा होती है, यहाँ पे आपकी मकर रेखा होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो मकर रेखा होती है वो कर्क रेखा। तो कर्क रेखा पर इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी और मकर रेखा पर इसलिए ज्यादा गर्मी क्यों होती है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती हैं। और ये जो उत्तरी ध्रुव है एंड दक्षिणी ध्रुव पर किरणें पड़ती हैं तो लंबवत मतलब सीधी नहीं पड़ रही होती, तिरछी पड़ रही होती हैं। तो इसी की वजह से जो उत्तरी ध्रुव है एंड दक्षिणी ध्रुव है यहाँ पर जो है गर्मी कम पाई जाती है। क्योंकि यहाँ पे 6 महीने अगर आपकी उत्तरी ध्रुव पर दिन है तो 6 महीने दक्षिणी ध्रुव पर रात रहेगी। अगर 6 महीने दक्षिणी ध्रुव पर रात है तो 6 महीने उत्तरी ध्रुव पर दिन रहेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, यानी 6-6 महीने का दिन है रात होता है। आगे चलते हैं। तो ये चैप्टर यहीं तक था। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो उष्ण कटिबंध किसको कहा जाता है, ठीक है, शीत कटिबंध किसको कहा जाता है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। उत्तरी ध्रुव जो है, दक्षिणी ध्रुव है, कहाँ पे है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। यहीं से क्वेश्चन जो है बन जाते हैं। यानी शीत कटिबंध किसको कहते हैं, जहां पर जो है साल भर क्या होता है, ठंड पड़ती है, क्योंकि वहां पर सूर्य की किरणें जो है वो सीधी नहीं पड़ पाती हैं। इसी की वजह से वहां जो है साल भर क्या होता है, ठंडी ही रहती है, इसीलिए उसको कहते हैं शीत कटिबंध। तो ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि समशीतोष्ण जो कटिबंध है वो किसको कहा जाता है। ठीक है, तो जहां पर गर्मी में तापमान अधिक रहता है, ठंडे में जो मतलब जाड़े में जो है तापमान वहां पे यानी जाड़े में सर्दी पड़ती है,
और गर्मी में तापमान अधिक रहता है तो उसको क्या कहते हैं, समशीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यानी जब जाड़ा होता है तो अधिक अच्छी खासी वहां पे ठंडी हो रही होती है, और जब गर्मी होती है तब भी तापमान अधिक होता है, तो इसीलिए समशीतोष्ण कटिबंध कहा जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है ये ध्यान रखिएगा। उष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, जो कर्क रेखा या मकर रेखा पर यहाँ पे बात कही गई है, कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच अन्य अक्षांशों की तुलना में अधिक गर्मी पड़ती है। इसका मेन रीजन मैंने आपको चित्र भी बना के दिखा दिया कि सूर्य जो है वो उसकी किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि दोपहर के टाइम जो मतलब सूर्य होता है बिल्कुल मतलब सूर्य की किरणें जो होती हैं बिल्कुल सर पे सीधी लग रही होती हैं। तो जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी, प्रकाश ज्यादा होगा, उजेला भी बहुत ज्यादा होगा, तो गर्मी भी उत्पन्न होगी, यानी हीट भी उत्पन्न होगी, क्योंकि सूर्य के प्रकाश से हमको गर्मी प्राप्त होती है, यानी उसी से हीट मिलती है। तो जब सूर्य की किरणें ज्यादा अच्छे से पड़ रही होंगी जिस भी क्षेत्र पर, तो वहां पे हीट उत्पन्न होगी। इस वजह से अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा यहाँ पे जो है वो गर्मी अधिक होती है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, उष्ण कटिबंध कहा जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि उष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, समशीतोष्ण कटिबंध किसको कहते हैं, और जो एक देशांतर रेखा से दूसरी देशांतर तक पहुंचाने में जो पृथ्वी होती है उसको कितना टाइम लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो ये सारे पॉइंट जो हैं ये छोटे छोटे पॉइंट ही आपके एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। अगर आपने थ्योरी अच्छे से पढ़ी है, क्वेश्चन को समझा है, तो आप कर लोगे, वरना वहां पे दिक्कत होगी। इसीलिए प्रॉपर तरीके से थ्योरी अच्छे से एनालिसिस करिए, अच्छे से समझिए। उसके बाद जितने भी आपके टीआरई 1 एंड टीआरई 2 टीआरई 3 का भी जो पेपर लीक हो गया था वो आप सारे क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। आपका जीके जीएस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, आपका जो है टीआरई 3 अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये सारे जो डाउट मतलब पॉइंट है इसमें ये ध्यान रखिएगा कि जो मतलब जब आप पश्चिम की ओर जाएंगे तो जो एक तिथि है वो बढ़ जाएगी, पूरब की ओर जाएंगे तो एक तिथि है वो घट जाएगी। तो ये जितने भी पॉइंट हैं अच्छे से ध्यान रखिएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल हम लोग मिलेंगे। कल यानी हम लोग जो डिस्कस करेंगे अगला चैप्टर नंबर 7 होगा। हम लोग ज्योग्राफी बहुत जल्दी समाप्त कर लेंगे क्योंकि इसमें ज़्यादा चैप्टर बचे हुए नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पे चल देंगे, यानी नेक्स्ट क्लास की जो हिस्ट्री है फिर ज्योग्राफी वो हम लोग डिस्कस करने लगेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। क्लास अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा, साथ ही साथ अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा। ये क्लास आपको डेली 2 बजे मिलती है तो इसको जरूर ज्वाइन करिएगा। साथ ही साथ 5 बजे वाली जो क्लास है वो भी आप लोग ज्वाइन करिएगा, क्योंकि 5 बजे वाली क्लास में हम लोग एनसीईआरटी डिस्कस कर रहे हैं जो कि आपके जीके जीएस में पूछी जाती है, क्योंकि जीके जीएस जो है एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी से ही आता है। तो वो आप लोग ध्यान रखिएगा, 2 बजे एंड 5 बजे वाली क्लास आपको ज्वाइन करनी है। 3 बजे जो होती है उसमें हम लोग इस टाइम सीडीपी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मिक्स क्वेश्चन। तो अच्छे से अगर आप मॉक टेस्ट करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अपना स्कोर देखना चाहते हैं कि कितना आपका स्कोर बन पा रहा है, तो आप वो भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन आती है टीचिंग से रिलेटेड आपको यहाँ से बता दी जाती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करिएगा एंड कमेंट भी करिएगा, बाकी अपने फ्रेंड को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। थैंक यू।